जय हिंद दोस्तों, रसायन के प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हम लोगों ने हीट के कुछ लेक्चर्स कवर कर लिए हैं, कुछ टॉपिक्स को भी कवर कर लिया है। इस लेक्चर में एक नए टॉपिक की बात करेंगे। वो टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मान के चलिए कि 100% तो नहीं कोई चीज़ कही जा सकती है, क्योंकि एफिशिएंसी किसी भी की भी कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ ये है कि 99% इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो टॉपिक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बात करें तो टॉपिक है आपका स्पेसिफिक हीट। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। बहुत ही आसान टॉपिक है, ये कठिन नहीं है, बस समझने का फेर है। अगर आपको सही से समझ में आ गया तो बहुत इजी है, और आपको अगर नहीं समझ में आता है तो ये टॉपिक ही बहुत कठिन टॉपिक बन जाता है। जबकि फिजिक्स के ये सारे क्या है, अभी बेसिक टॉपिक्स ही आपके चल रहे हैं। स्पेसिफिक हीट को हम लोग क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा। विशिष्ट ऊष्मा, ठीक है। स्पेसिफिक हीट को क्या कहते हैं? विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं, या इसको ऊष्मा क्षमता भी कहा जाता है। ऊष्मा क्षमता, ये किसी भी नाम से पूछा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बारे में जरा डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत अच्छे से डिटेल में चर्चा करेंगे इस टॉपिक के बारे में, ठीक है। क्या होता है, पहले तो इसको एक फॉर्मूले से समझते हैं। पहले इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसके बाद वन बाय स्टेप करते हुए इसको डिटेल में समझेंगे। स्पेसिफिक हीट का सिंबल जो होता है वो होता है सी, यानी विशिष्ट ऊष्मा को हम लोग सी से रिप्रेजेंट करते हैं, डिनोट करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है C = Q/m × डेल्टा टी। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। जहां पर C क्या है, आपकी स्पेसिफिक हीट है, विशिष्ट ऊष्मा है आपकी, ठीक। Q क्या है, आपकी हीट है, ऊष्मा। M क्या है, मास है सब्सटेंस का, जो भी आपने सब्सटेंस यहाँ लिया है, यानी जो भी आपका पदार्थ है, जो भी आपका पदार्थ है उसका द्रव्यमान है, पदार्थ का द्रव्यमान है ये। और डेल्टा टी क्या है, ये टेम्परेचर में चेंज होता है, ठीक है। ये टेम्परेचर में क्या होता है, चेंज होता है। टेम्परेचर बढ़ भी सकता है और टेम्परेचर घट भी सकता है। ये चेंज इन टेम्परेचर होता है, यानी ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन। अब बात ये उठती है यहाँ पर, सबसे पहले ये तो तुम्हारे सामने फॉर्मूला लिख गया। अब बात ये उठती है सबसे पहले यहाँ पर कि ये जो हीट है, ऊष्मा है, ये कौन सी ऊष्मा है? ये दी गई ऊष्मा है उस पदार्थ को, कि उस पदार्थ से ली गई ऊष्मा है? भाई ऊष्मा दे भी जा सकती है पदार्थ को, और पदार्थ से, सब्सटेंस से आप ऊष्मा ले भी सकते हो। तो ये दोनों प्रकार की ऊष्मा हो सकती है, ठीक है। दी हुई ऊष्मा भी तो भी यही फॉर्मूला होगा, ली हुई ऊष्मा के लिए भी तो भी यही फॉर्मूला होगा। दोनों ही केसेस में फॉर्मूला नहीं बदलेगा। दी हुई ऊष्मा में टेम्परेचर बढ़ेगा, ली हुई ऊष्मा में टेम्परेचर घटेगा। आई बात समझ में? तो यहाँ पर ये जो हीट होती है ना, ये हीट गिवन भी होती है, मतलब आपने अपने सब्सटेंस को हीट दे दी, ले जाओ भाई हीट ले जाओ, खुद को गर्म करो, ठीक है। तो ये दी देने वाली हीट हो सकती है, या अपने सब्सटेंस से आप हीट टेकन, मतलब उससे कहना भाई हीट दे दो हमको, लेने वाली हीट भी हो सकती है। ये लेने वाली हीट भी हो सकती है और देने वाली हीट भी हो सकती है। गिवन मतलब देने वाली हीट, और टेकन मतलब सब्सटेंस से लेने वाली हीट, ऊष्मा। अब जरा ध्यान से देखना इस फॉर्मूले को, ये फॉर्मूले से ही इसका डेफिनेशन निकालेंगे। किसका? विशिष्ट ऊष्मा का जो डेफिनेशन है वो इसी फॉर्मूले से निकाला जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले जरा इस चीज को ध्यान से और चीज समझो। इस चीज को, जैसे कि ये चीज तो अपने को समझ में आ गई कि ये जो हीट है ये देने वाली हीट भी हो सकती है और लेने वाली हीट भी हो सकती है। कैसे? जैसे मान लो कि कोई तुम्हारा सब्सटेंस है ये, ठीक है। इस सब्सटेंस का कोई भी मास हो सकता है,
मान लो हमने क्या दिया कि सब्सटेंस का जो मास है, जो द्रव्यमान है, वो 1 ग्राम है। ठीक है, इस सब्सटेंस को क्या कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। ठीक, हमने क्या किया, इसको गर्म किया, सब्सटेंस को क्या किया, गर्म किया। गर्म कर रहे हैं मतलब हम क्या कर रहे हैं, उसको ऊष्मा दे रहे हैं। ऊष्मा देने से क्या हुआ कि उसका टेम्परेचर 14 से क्या हो गया, 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। यानी उसके टेम्परेचर में कितना चेंज आया, 1 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आ गया। यानी 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जो हो गया, ताप क्या हो गया, वो बढ़ गया। ताप क्या हो गया, बढ़ गया, यानी टेम्परेचर इंक्रीज हो गया। अगर आपके सब्सटेंस का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, कितना, 1 डिग्री सेंटीग्रेड, और मास कितना था, द्रव्यमान कितना था आपके सब्सटेंस का, पदार्थ का, 1 ग्राम था। तो यहां से अगर फॉर्मूले में जरा वापस जरा जाते हैं, फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू क्यू अपॉन एम डेल्टा टी। एम की वैल्यू को 1 डाल दो, डेल्टा टी भी 1 डाल दो, C इज इक्वल टू क्यू। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि एकांक द्रव्यमान, यहां से क्या बन जाएगी डेफिनेशन, यहां पर एकांक द्रव्यमान, यूनिट मास, एकांक द्रव्यमान का ताप कितना बढ़ाना है, 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है। एकांक द्रव्यमान का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, क्यों मतलब क्या, ऊष्मा, एकांक द्रव्यमान का ताप अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, इसको अगर मत लिखो, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए जितनी ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, ऊष्मा की जरूरत पड़ती है, उसी को क्या कहते हो, विशिष्ट ऊष्मा। आई बात समझ में, ये निकला इसकी डेफिनेशन। इंग्लिश वाले भाई देख लो, लगे हाथ। यूनिट मास का टेम्परेचर अगर हम लोग 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर इंक्रीज करना है, तो जो भी आप यहाँ पर हीट देंगे अपनी बॉडी को हीट देनी है, मतलब उसको गर्म करना है। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, स्पेसिफिक हीट। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हीट बॉडी को दे रहे हैं। ठीक है, और अगर मान लो कि भाई हम बॉडी को गर्म नहीं करना चाह रहे हैं, हम उसको ठंडा करना चाह रहे हैं, तो मान लो तुम्हारा ये बॉडी है, इसका मास कितना है, 1 ग्राम है। अच्छा, यहाँ से भी इसकी यूनिट लिखते हैं, बॉडी जिसका मास कितना है, 1 ग्राम है। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर था, इनिशियल टेम्परेचर, वो मान लो 14 डिग्री सेंटीग्रेड था। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसमें से हीट ले रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, उसमें से हीट निकालोगे तो क्या होगा, उसका टेम्परेचर गिर जाएगा। कितना टेम्परेचर गिरा, हमने कहा 13 हो गया। तो कितना टेम्परेचर गिरा, 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर गिरा। तो यहां से क्या डेफिनेशन बन जाएगी, सेम वही डेफिनेशन, एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने के लिए जितनी ऊष्मा पदार्थ से निकालनी पड़ती है, जितनी ऊष्मा पदार्थ, जो भी आपका सब्सटेंस है, वो निष्कासित करेगा, मतलब बाहर निकालेगा, निष्कासित करेगा, वही क्या होती है आपकी विशिष्ट ऊष्मा होती है। ठीक है, तो यूनिट मास, कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको अगर घटाना है, तो उसके लिए जितनी हीट बाहर निकलेगी,
आउट, वही क्या होगी आपकी स्पेसिफिक हीट होगी। डेफिनेशंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आपको समझना है यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये स्पेसिफिक हीट होती है। तो स्पेसिफिक हीट दो तरीके से, मतलब ये जो ऊष्मा होती है ना, हीट, इसको दो तरीके से पढ़ा जा सकता है। या ये दी हुई ऊष्मा हो जाएगी बॉडी को, या बॉडी से ली हुई ऊष्मा हो जाएगी। लेकिन ये जो स्पेसिफिक हीट होता है ना, ये हर एक बॉडी के लिए फिक्स होता है। ये हर एक बॉडी के लिए, हर एक सब्सटेंस के लिए फिक्स होता है कि अगर हम उसका 1 ग्राम मास लेते हैं और उसका टेम्परेचर को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना होगा तो उसको इतनी हीट देनी पड़ेगी। और अगर उस सेम बॉडी का 1 ग्राम मास लेते हैं, अगर हमें उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाना होगा तो उससे उतनी ही हीट लेनी पड़ेगी, ठीक है। ये बराबर होता है, ऐसा नहीं होता है कि देने वाली हीट अलग होती है और लेने वाली हीट अलग होती है, सेम हीट होती है। तो इसकी यूनिट क्या बनती है, यूनिट भी देख लो लगे हाथ, क्योंकि जो फॉर्मूला था आपका, फॉर्मूला क्या था आपका फॉर्मूला क्या था, C इज इक्वल टू Q अपॉन M डेल्टा T, ठीक है। तो यूनिट क्या बन जाएगी, Q को हम लोग कैलोरी में लिखते हैं, सीजीएस यूनिट में, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। एक तो इसकी ये यूनिट होती है, दूसरी इसकी एक और यूनिट होती है, क्या होती है वो, एक तो ये यूनिट हो गई, ये एसआई यूनिट ली जाती है। एक और यूनिट होती है इसकी, अगर हम Q को, हीट को जूल में ले लें, मास को किलोग्राम में ले लें और टेम्परेचर चेंज डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये इसकी एसआई यूनिट होती है, सॉरी उल्टा लिख गए, ये इसकी सीजीएस यूनिट होती है और ये इसकी एसआई यूनिट होती है। किसी भी यूनिट में से आपको गिवन हो सकता है, ठीक है, चाहे वो एसआई यूनिट में गिवन हो, चाहे वो सीजीएस यूनिट में गिवन हो, आपको दोनों में ही ये मालूम होना चाहिए। क्लियर, एसआई यूनिट भी और सीजीएस यूनिट भी आपको इसकी मालूम होनी चाहिए। ये यूनिट है इसकी सी की, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको जरा हम बॉक्स अप कर देते हैं। काफी बच्चों को तो इसकी यूनिट ही नहीं मालूम होती है, बिना यूनिट के क्या करोगे, समझे में नहीं पाओगे कि दे क्या रखा है आपको, ठीक है। अब आगे बात करते हैं जरा, ये तो हो गई, दोनों प्रकार से आपने पता कर लिया कि हीट दी भी जा सकती है और बॉडी से हीट निकाली भी जा सकती है। तो यही चीज क्या होती है कि आपकी स्पेसिफिक हीट होती है। हर सब्सटेंस की एक स्पेसिफिक हीट जो होती है वो फिक्स होती है, ऐसा नहीं होता इसकी स्पेसिफिक हीट कम या ज्यादा हो टेम्परेचर के साथ में, क्योंकि टेम्परेचर को हमेशा हम लोग कैसे देखते हैं, एकांक टेम्परेचर में वृद्धि हो रही है या एकांक टेम्परेचर ही घट रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात ध्यान से जरा सुनना, काफी इंपॉर्टेंट है, लिखने की हर चीज जरूरत नहीं है, समझो, हर चीज को समझो। अब ध्यान से सुनो इस चीज को कि जो भी बॉडी की स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा होती है, इसका मतलब है कि उस बॉडी को उतनी ज्यादा आपको ऊष्मा देनी पड़ेगी। उसका 1 ग्राम को 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए, ध्यान से सुनो, जो बॉडी की स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होगी, उस बॉडी को का 1 ग्राम 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने के लिए आपको उतनी ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी, ठीक है। और उसी बॉडी का द्रव्यमान अगर 1 ग्राम है, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड घटाने के लिए उतनी ही ज्यादा ऊष्मा उसमें से निकालनी पड़ेगी, है ना। तो जिस बॉडी की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होती है, उस बॉडी को गर्म करना उतना ही कठिन होता है, क्योंकि उसको उतनी ही ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी, हीट चाहिए होगी। तो जिस बॉडी की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, उसको गर्म करना उतना ही मुश्किल होता है, मतलब उसको उतनी ही ज्यादा हीट आपको देनी पड़ेगी। और अगर वो बॉडी एक बार गर्म हो गई फिर क्या होगा, क्योंकि वो जल्दी ठंडी नहीं होगी, क्योंकि उसको ठंडा करने के लिए भी उसे बहुत ज्यादा हीट निकालनी पड़ती है। तो जो बॉडी की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होती है, वो देर से गर्म होगी अगर उसको हीट दे रही हो, और देर से ही ठंडी होगी, ना जल्दी गर्म होगी ना जल्दी
ठंडी होगी। आई बात समझ में? जिस बॉडी की विशिष्ट ऊष्मा जितनी ज्यादा होती है वो बॉडी ना जल्दी गर्म होती है और ना जल्दी ठंडी होती है। उसको गर्म करने के लिए भी बहुत हीट देनी पड़ेगी और उसको ठंडा करने के लिए भी बहुत हीट लेनी पड़ेगी। बहुत हीट का मतलब यह है कि उसको उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर बढ़ाने के लिए आपको हीट भी ज्यादा नहीं देनी पड़ेगी, समय भी ज्यादा लगेगा, और उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर घटाने के लिए उससे हीट क्योंकि ज्यादा लेनी है तो समय भी ज्यादा लगेगा। तो जितनी ज्यादा बॉडी की स्पेसिफिक आपके सब्सटेंस की स्पेसिफिक हीट होती है वह बॉडी वह सब्सटेंस जल्दी गर्म नहीं होता है, और अगर जल्दी गर्म हो गया तो वह जल्दी ठंडा नहीं होता है। आई बात समझ में? इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया होगा क्या कि जो अपने यहाँ बर्तन इस्तेमाल होते हैं, जो हम लोग यूटेंसिल्स इस्तेमाल करते हैं खाना पकाने के लिए, उसमें आप लोगों ने देखा होगा एक हैंडल लगा रहता है। वो हैंडल कैसा होता है? ब्लैक कलर का। अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि कोई भी वेसल जो होता है जिसमें खाना गर्म किया जाता है, खाना बनाया जाता है, उसमें एक हैंडल लगा होता है, ठीक है। वो हैंडल जो होता है उसकी विशिष्ट ऊष्मा स्पेसिफिक हीट कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? सोच के बताओ। मान लो ये तुम्हारा सही है, दाल छौंकने वाला है ना, ऐसे ही बनता है। ये इसका हैंडल हो गया, ये तो बर्तन हो गया, स्टील का हो गया मान लो, ठीक है। ये आजकल तो बहुत डिजाइन चल रहे हैं। ये इसका हैंडल हो गया, ब्लैक कलर का रहता है, एस्बेस्टोस मटेरियल का बना हुआ होता है हमेशा, ठीक है। इस हैंडल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? इस हैंडल की स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? सोच के बताओ जल्दी से। अगर इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो इसको गर्म करने में उतना ही ज्यादा समय लगेगा, और अगर इसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, और अगर ये जल्दी गर्म हो गया तो हमारा हाथ जल जाएगा, क्योंकि हम तो इसी को पकड़े हुए होते हैं। क्योंकि भाई जब ये गर्म होगा, इसको हीट दोगे तो ये गर्म होगा, तो कंडक्शन से हीट जो होगी वो ट्रांसफर होगी। यहां से यहाँ हीट क्या होती है? कंडक्शन का फिनोमेना। अच्छा अभी आप लोगों ने पढ़ा नहीं है, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन 3 प्रकार के फिनोमेना होते हैं हीट ट्रांसफर करने के। इसको हम लोग अभी आगे टॉपिक्स में पढ़ाएंगे, क्योंकि उसमें काफी डिटेल में बताना था तो मैंने अभी बताया नहीं। कंडक्शन जो होता है चालकता, क्योंकि ये हॉट बॉडी हो जाएगी क्योंकि इसको हीट दे रहे हो, ये कोल्ड बॉडी होगी क्योंकि ये ठंडी है, ठीक है। तो हॉट से कोल्ड की तरफ हीट जो होगी वो ट्रांसफर होगी। थोड़ा सा इसको डिटेल में जरा बता दें, देख लो जरा भाई इसको भी डिटेल में थोड़ा सा देखो। ये हॉट बॉडी है, ठीक है, ये कोल्ड बॉडी है आपकी। हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ क्या होती है? हीट जो होती है वो ट्रांसफर होती है बाय द कंडक्शन मेथड, ठीक है, चालकता जिसको हम लोग बोलते हैं। तो होगा क्या कि अगर ये हैंडल जिस मटेरियल का बना है उसकी स्पेसिफिक हीट अगर बहुत कम होगी, अगर उसकी स्पेसिफिक हीट कम होगी तो ये क्या होगा? जैसे ही इसको हीट मिलेगी ये तुरंत गर्म हो जाएगा, और गर्म हो जाएगा तो उससे क्या होगा? अपने हाथ जल जाएंगे, ठीक है। तो हमें ऐसा हैंडल, मतलब हैंडल ऐसे मटेरियल का बना होना चाहिए कि जिस मटेरियल की स्पेसिफिक हीट क्या होनी चाहिए? बहुत ज्यादा होनी चाहिए। उस मटेरियल की विशिष्ट ऊष्मा बहुत ज्यादा होनी चाहिए। जितनी ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा होगी उस मटेरियल की, उस पदार्थ की, वो उतनी देर से गर्म होगा, और जितनी देर से गर्म होगा उतना अच्छा होगा अपने लिए, अपना हाथ नहीं जलेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि जो यूटेंसिल्स होते हैं खाना बनाने के लिए, उनका जो हैंडल होता है उसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए? बच्चों को पता ही नहीं होता स्पेसिफिक हीट क्या होता है। कुछ लोग कम लगा देते हैं, कुछ लोग ज्यादा लगा देते हैं, अपनी मर्जी से मार देते हैं। जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट होगी
उतना ज्यादा वो मटेरियल समय लेगा अपना टेम्परेचर बढ़ाने में, और जितनी कम स्पेसिफिक हीट होगी उस मटेरियल की, वो मटेरियल उतना जल्दी गर्म हो जाएगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कम है, उसको कम ऊष्मा चाहिए, कम ऊष्मा में वो गर्म हो गया, खोल गया लो। और जिसकी जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट है उसको उतना ही ज्यादा ऊष्मा देनी पड़ेगी उसका टेम्परेचर बढ़ाने के लिए। आई बात है समझ में? तो स्पेसिफिक हीट है, मटेरियल हैंडल की कैसी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए, हाई स्पेसिफिक हीट होनी चाहिए। अभी कंडक्शन पे बात नहीं मैं करूंगी, उस पे बात मैं तब करूंगी जब कंडक्टिविटी पे मैं बात तब करूंगी, क्योंकि इसमें दो क्वेश्चन बने हुए होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक हीट, दूसरा होता है कंडक्टिविटी। तो मैंने स्पेसिफिक हीट तुमको यहाँ पे समझाया, इसलिए मैंने स्पेसिफिक हीट का पूरा बता दिया। कंडक्टिविटी मटेरियल की ज्यादा होनी चाहिए कि कम होनी चाहिए, जब कंडक्शन बताएंगे तब बताएंगे, ठीक है? तो स्पेसिफिक हीट मटेरियल की क्या होनी चाहिए, बहुत हाई होनी चाहिए, जिससे अपना हाथ नहीं जलेगा, ठीक? तो ये स्पेसिफिक हीट बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हीट में देखा जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है? अब दूसरी चीज देखो, तो जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा स्पेसिफिक हीट, उसको उतना ज्यादा समय लगेगा अपने टेम्परेचर को बढ़ाने में, क्योंकि उसको उतनी ज्यादा ऊष्मा चाहिए होगी। अब दूसरी चीज जरा ध्यान से सुनना कि कौन कौन से मटेरियल सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, किसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है, क्योंकि यह क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर बात करें तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो किसकी होती है? देखो मटेरियल में तुम्हारे पास तीन चीजें होती हैं, एक होता है गैस, एक होता है लिक्विड, और एक होता है सॉलिड, द्रव, ठोस और गैस। लिक्विड मतलब द्रव, सॉलिड मतलब ठोस, और गैस मतलब गैस, ठीक है? गैस में अगर सबकी बात करें ना, ओवरऑल अगर सबकी बात कर लें, तो सबसे ज्यादा जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है हाइड्रोजन गैस की, सबसे ज्यादा। अभी मैं सबकी वैल्यूज लिखूंगी यहाँ पर, ठीक है? पहले मैं बता दूं, सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं गैस, लिक्विड, सॉलिड में सबको मिला लूं, और सबसे ज्यादा इसमें जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है गैस में। गैस में एक हाइड्रोजन गैस होती है, उसकी होती है, मतलब गैस, लिक्विड, सॉलिड तुम सबको मिला लो, ठीक है? उन सब में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन की होती है। अगर लिक्विड की बात करें तो लिक्विड में सबसे ज्यादा वाटर की होती है, लिक्विड में सबसे ज्यादा वाटर की होती है, ठीक है? सॉलिड में ऐसा आइस की भी होती है, क्योंकि आइस की स्पेसिफिक हीट वाटर से जस्ट आधी होती है, ठीक है? तो आइस की भी होती है स्पेसिफिक हीट। अच्छा, इसमें सब कुछ चीजों की तरह स्पेसिफिक हीट लिख देते हैं। अच्छा, यूनिट क्या बताई थी स्पेसिफिक हीट की? यूनिट हम लोग ने देखी थी, क्या यूनिट देखी थी भाई? कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, या जूल पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसकी यूनिट होती है, ठीक है? अगर बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो दो होती हैं, एक उसकी कांस्टेंट वॉल्यूम पे निकाली जाती है, एक उसकी कांस्टेंट प्रेशर पे निकाली जाती है। एग्जाम में वैल्यूज आ भी सकती हैं, नहीं भी आ सकती हैं, लेकिन ये अपने को मालूम होना चाहिए कि हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है? क्या क्या होती है मैं वैल्यूज यहाँ पे लिख देती हूँ। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो इसकी होती है हाइड्रोजन की, कांस्टेंट वॉल्यूम पर होती है 2.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, कांस्टेंट वॉल्यूम पर 2.4 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। और कांस्टेंट प्रेशर पर, एक मिनट रुको जरा, इसको थोड़ा नीचे उतार दें। कांस्टेंट प्रेशर पर कितनी होती है? 3.6 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये हाइड्रोजन की होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है 3.4 होती है। वैल्यूज इसकी याद रखनी है अपने को, ठीक है? बात करते हैं लिक्विड में। लिक्विड में वाटर की कितनी होती है? फिक्स होती है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है? और आइस की कितनी होती है? आइस जो होता है वो वाटर से जस्ट आधी होती है, इसकी कितनी होती है? 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड पढ़ा जाता है, ठीक है? इसके बाद कुछ और भी सॉलिड होते हैं जिनकी अपने को स्पेसिफिक हीट मालूम होनी चाहिए। वो क्या क्या होते हैं? जैसे कि आयरन होता है, मैं लिख दे रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन आपके यहाँ पूछा गया है। लोहा, कॉपर, तांबा,
मरकरी, पारा, इनकी क्या क्या होती है? आयरन की जो होती है वो होती है आपकी 0.122 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। कॉपर की जो होती है वो होती है 0.096 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। मरकरी, पारा काफी इंपॉर्टेंट होता है ये, मरकरी की जो होती है 0.033 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। अच्छा, मरकरी जो है वो लिक्विड में आ जाएगा, ठीक है आपका। इसके बाद है कुछ और भी स्पेसिफिक हीट अपने को मालूम होनी चाहिए, जैसे कि क्ले, सैंडी क्ले, मिट्टी, इसकी कितनी होती है? सैंडी क्ले की स्पेसिफिक हीट होती है 0.33 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद और भी देख लो, ड्राई एयर सूखी हवा जो सी लेवल पे अपने को मिलती है, ठीक है, उसकी कितनी होती है? 0.24 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। सैंड, बालू की कितनी होती है? बालू काफी इंपॉर्टेंट है, 0.19। ये कुछ इंपॉर्टेंट है सब्सटेंसेस है जिनकी मैंने स्पेसिफिक हीट लिख दी है, कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। सैंड, ड्राई एयर, क्ले, कॉपर, मरकरी, आयरन, आइस, वाटर और हाइड्रोजन, ये आपको मालूम होनी चाहिए कि इनकी स्पेसिफिक हीट कितनी कितनी होती है। इसके बाद एक और काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो स्पेसिफिक हीट होती है उसके यूनिट, क्योंकि अक्सर जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो उसकी यूनिट जो होगी वो सीजीएस में ही रहेगा, मतलब कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन आपको घुमा सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, तो यूनिट आपको उस स्पेसिफिक हीट खासकर वाटर की और आइस की आपको एसआई यूनिट में भी मालूम होनी चाहिए। तो एसआई यूनिट में वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो होती है 4200 जूल, क्योंकि जूल हो जाएगी ना, जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड। और वहीं अगर इसकी बात करें, रंग चेंज कर देते हैं, आइस की बात करें तो वो हो जाएगी 2100 जूल पर केजी पर डिग्री सेंटीग्रेड, आधी हो जाएगी ना, ठीक, उसकी इतनी मान लेते हैं हम लोग, बाकी तो वो थोड़ी ऊपर नीचे होती है तो इतना लेकिन लेके चलते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डाटा था जो कि आपको मालूम होना चाहिए। अब इसके बाद इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एक एक करके सारे एग्जांपल्स को यहाँ पर लेंगे क्योंकि उन एग्जांपल्स पे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में। अब जैसे कि तो जिसकी स्पेसिफिक हीट जितनी ज्यादा उसको गर्म करना उतना कठिन, और जिसकी स्पेसिफिक हीट जितना कम उसको गर्म करना उतना सरल, और जो जितनी देर से गर्म होगा वो उतनी देर से ठंडा होगा, और जो जितनी जल्दी गर्म हो जाएगा वो उतनी जल्दी ठंडा हो जाएगा, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का फंडा होता है। अब जरा ध्यान से सुनो, मान लो कि कुछ हम एग्जांपल्स लेते हैं, अब कई सारे एग्जांपल्स लेंगे, एग्जांपल से इन चीजों को क्या करेंगे, कवर अप करेंगे। अब जैसे मान लो कि एक एग्जांपल हम लेते हैं, वाटर है और मिल्क है। अब बताओ स्पेसिफिक हीट, तो ये चीज तो पता चल गई कि सबसे ज्यादा लिक्विड में किसकी होती है, वाटर की होती है। तो मानी बात है कि भाई वाटर की अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है मिल्क से, तो वाटर का मान लो कि तुमने 100 ग्राम क्या हो, 1 ही ग्राम से लेके चल लो, तुम्हें भी आसानी रहेगी। मान लो 1 ग्राम पानी है और 1 ही ग्राम तुमने मिल्क ले लिया। कुछ लोग सोच रहे होंगे कि मिल्क को ग्राम में कैसे लिया जाता है, भाई ग्राम में भी आप लीटर से मिल्क ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, कन्वर्जन होता है। मेरा एक क्वेश्चन आप लोगों से है कि बताना, जरा ढूंढ के बताना, जैसे अगर ध्यान दो तो तुम लोग जो तेल के जो डिब्बे आते हैं उसमें लिखा रहता है 1 लीटर ज्यादा होता है कि 1 किलो ज्यादा होता है, 1 लीटर ज्यादा होता है कि 1 किलो ज्यादा होता है, ठीक है, ये मेरा क्वेश्चन है, इसको क्वेश्चन को बताना 1 लीटर ज्यादा होगा कि 1 किलो ज्यादा होगा। तुम अगर किसी से कहोगे
कि भाई मुझे 1 लीटर अगर दूध मान लो 65 रुपए है, 65 रुपए लीटर दूध है, तो मुझसे कहोगे कि भाई मुझे 1 किलो दूध दे दो, तो वो तुम्हें 65 रुपए में ही देगा 1 किलो दूध, कि उसका तुमसे ज्यादा रुपए लेगा। आई बात समझ में? कि 65 रुपए का 1 लीटर दूध मिलता है, तो तुम अपने दुकानदार से जाके कहोगे कि भाई मुझे 1 किलो दूध दे दो, 1 लीटर ना दो, 1 किलो दूध दे दो, तो मुझे ये बताना कि तुम्हें उसे 65 रुपए देने पड़ेंगे, कि 65 रुपए से ज्यादा रुपए देने पड़ेंगे, कि 65 रुपए से कम रुपए देने पड़ेंगे। ये चीज भी आपको मालूम होनी चाहिए, ठीक है। तो मान लो कि हमने 1 ग्राम पानी लिया है, 1 ग्राम हमने दूध लिया हुआ है। इस वाटर की स्पेसिफिक हीट क्योंकि क्या होती है, ज्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसको ये इसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कम होती है। तो पानी को गर्म करने में अपने को ज्यादा समय लगेगा, उसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर को बढ़ाने में अपने को ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी एज कंपेरिजन टू मिल्क यानी मान लो कि हमने दोनों को सेम हीट दी, हीट दोनों को हम सेम दे रहे हैं। मान लो इसको भी हमने 40 कैलोरी हीट दी, इसको भी मान लो हमने 40 ही कैलोरी हीट दी, तो हो सकता हो कि क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कम है तो इसका टेम्परेचर यानी जल्दी बढ़ जाएगा, इसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जल्दी बढ़ जाएगा। इसकी स्पेसिफिक हीट मिल्क के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसका 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो सकता हो ना बढ़े जल्दी। अभी कितनी होती है वो हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। अच्छा वो तो तुमने देखी ली है, कितनी होती है वाटर की, 1 होती है ना, ठीक है। तो वाटर को गर्म करने के लिए ज्यादा हीट देनी पड़ती है एज कंपेरिजन टू मिल्क का टेम्परेचर जल्दी बढ़ जाता है, मिल्क यानी जल्दी गर्म हो जाता है, वाटर देर से गर्म होता है, पानी का टेम्परेचर देर से बढ़ता है। क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा होती है, सबसे ज्यादा होती है लिक्विड में, वाटर के बहुत सारे यूजेस होते हैं। दूसरा यूज क्या होता है, अगर पानी का यूज देखें हम लोग, तो अगर तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि घरों में एक वो होता है, वाटर बैग होता है। जब कोई बीमार पड़ जाता है, मान लो कि तुम्हारे शरीर में खूब दर्द हो रहा है, खूब पेन हो रहा है, तो तुम क्या करोगे, तुम अब वो वाटर बैग उठाओगे, उसके अंदर क्या भरा रहता है, पानी भरा रहता है, उसको गर्म करोगे पानी को, ठीक, मतलब वाटर बैग को उसको लगाओगे, ऑन करोगे, उसमें पानी गर्म होने लगता है अंदर, ठीक है, अंदर पानी भरा हुआ होता है। तो पानी क्या होगा, गर्म होगा, पानी को गर्म करने में भी टाइम लगेगा, यानी उस वाटर बैग को गर्म करने में भी टाइम लगता है। लेकिन जब एक बार वो वाटर बैग गर्म हो जाता है तो तुम उसको पूरी रात भर अपने बैग पे लगा के सो जाते हो, क्योंकि उसका स्पेसिफिक हीट वाटर की बहुत ज्यादा होती है। तो वो जितनी देर से गर्म होता है उतनी ही देर से वाटर जो होता है वो ठंडा होता है, ठीक है। इसलिए हम लोग वाटर बैग में हमेशा ही देखा होगा कि वाटर का ही इस्तेमाल होता है, कोई दूसरा लिक्विड नहीं भरा जाता है। चाहे रिच पर्सन हो चाहे पुअर पर्सन हो, वो हमेशा ही अपने सिकाई करने के लिए वाटर बैग का ही इस्तेमाल करता है, मतलब उस बैग के अंदर लिक्विड के फॉर्म में पानी ही भरा होता है, बिकॉज वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है। और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, पानी के ही अगर हम एग्जाम्पल्स की बात करें तो वाटर की स्पेसिफिक हीट क्योंकि बहुत ज्यादा होती है, तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, जो लोग भाई थोड़े से जिनका कृषि परिवेश से जो लोग होंगे उनको एक चीज मालूम होगी कि एक पुराने लेक्चर में मैंने ये चीज बताई थी, शायद जब वाटर के बारे में ही एनॉमलस बिहेवियर वाटर का बताया था, तो वहां पे मैंने बताया था कि जो फसलें होती हैं, हम थोड़े से एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं इसलिए सब लिखने की जरूरत नहीं है, उसको सुनते जाओ, ठीक है। एक एग्जांपल का वीडियो भी यहाँ पे दिखाएंगे। जो फसलें होती हैं, ठंडी में क्या होता है कि फसलों के बीच में जो उसको क्या बोलते हो सर, जाइलम बोलते हो कि फ्लोएम बोलते हो, मुझे याद नहीं है बायो में। तो ये क्या होता है, ठंडी के समय में क्या होता है, पाला पड़ जाता है। ध्यान दिया होगा कि फसलों में क्या होता है, पाला पड़ जाता है। पाला पड़ने से क्या होती है, फसलें खराब हो जाती हैं। तो फसलें खराब ना हो उसके लिए क्या किया जाता है कि ठंडियों के समय में इन फसलों के मतलब जहाँ फसलें होती हैं उसके पूरे इर्द गिर्द क्या होता है, पानी भर दिया जाता है।
पानी भरने से होता क्या है उस चीज को जरा ध्यान से सुनना, क्योंकि फसलें जो होती हैं अगर हम यहाँ पानी ना भरें तो क्या होगा, ठंड के समय में इनके अंदर का जो पानी होगा वो जम जाएगा। ठीक है, पानी जब जम जाएगा तो जमने के बाद होगा क्या, उसके जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो दूर दूर, मॉलिक्यूल्स उसके दूर दूर होंगे, यानी डिस्टेंस बिटवीन जो मॉलिक्यूल्स होगी, जो कणों के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ेगी। बढ़ेगी तो उससे होगा क्या कि जो फसलें हैं ये फट जाएगा। ये क्या होगा, फट जाएगा तो फसल पूरी बेकार हो जाएगी। तो फसल अपनी बेकार ना हो पाले से उसके लिए क्या किया जाता है कि पानी भर दिया जाता है। पानी भरने से होता क्या है, क्योंकि पानी की जो स्पेसिफिक हीट होती है वो बहुत ज्यादा होती है। ठीक है, वो क्या करती है, इस टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है कि फसलों के अंदर का जो पानी है वो जम ना पाए। अगर फसलों के अंदर का पानी नहीं जम पाएगा तो वो फसल खराब नहीं होगी। तो वाटर की हाई स्पेसिफिक हीट की वजह से, सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा की वजह से ही हम लोग क्या करते हैं, ठंडियों में फसलों के इर्द गिर्द क्या करते हैं, पूरा जमीन पे पानी भर देते हैं। ठीक है, तो ये इसी का एक एग्जांपल होता है कि वाटर का हाई स्पेसिफिक हीट होता है तो इसका यूज कहाँ हम लोग कर सकते हैं। एक और ध्यान से देखा होगा कि अब जरा इसके एग्जांपल्स की बात कर रहे हैं तो एक और एग्जांपल की बात करते हैं हम लोग। तो ठंडी में क्या होता है कि ओले गिरते हैं। ठंडियों में अगर ध्यान दिया होगा कि ओले जब गिरते हैं, जब ओले जमीन पे गिरते हैं तो उस टाइम पे उतनी ज्यादा ठंडक नहीं होती है, उस टाइम पे उतनी ज्यादा ठंडक नहीं होती है। लेकिन दूसरे दिन जब ये ओले बर्फ से सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, मतलब बर्फ से पानी में कन्वर्ट होते हैं, तो ठंडक बढ़ जाती है। जब ये ओले गिरते हैं जिस टाइम पे, उस टाइम पे उतनी ज्यादा ठंडक नहीं बढ़ती है। लेकिन दूसरे दिन जब धूप निकलती है मॉर्निंग के टाइम पे, ज्यादा ठंडक होती है। ऐसा क्यों होता है, उसके पीछे भी इसी चीज का रीजन है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट हाई होती है। कैसे, जरा ध्यान से देखना इस चीज को। क्योंकि जो ओले होते हैं वो क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं, यानी बर्फ होती है आपकी। ठीक है, अब जो बर्फ है, दूसरे दिन क्या हुआ, सूरज उगा। ठीक है, सूरज से क्या, हीट, यानी वातावरण जो था वो पूरा गर्म हो गया। वातावरण जब पूरा गर्म हो गया तो उससे हुआ क्या कि धूप की वजह से इसको क्या हुआ, हीट मिली, क्योंकि ये सॉलिड था। ठीक है, आइस थी, इसकी हीट, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी है, 0.5 है। ठीक है, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, मान लो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में ही कन्वर्ट हो रही है। अच्छा, यहाँ पे गुप्त ऊष्मा भी है, लेकिन उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर की ही केवल यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि धूप की वजह से ये क्या होंगे, पिघलने लगेंगे। एक मिनट को जरा मैं पानी पी लूं। तो ये सॉलिड क्या होगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, मतलब जो ओले हैं वो पिघल के क्या बनेंगे भाई, बर्फ, पानी बनेंगे। बर्फ पिघल के क्या बनती है, पानी बनती है। तो ये हीट कहाँ से मिलेगी इसको, ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगी, एटमॉस्फेयर से करेगी, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट, पानी की स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा है। इसको पानी बनने के लिए बहुत ज्यादा स्पेसिफिक हीट चाहिए। ठीक है, इसकी स्पेसिफिक हीट बहुत ज्यादा है, इसका मतलब इसको बहुत ज्यादा हीट चाहिए। तो क्या होगा कि ये हीट कहाँ से एब्जॉर्ब करेगा, एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब करेगा ये ओला। जो ओले हैं वो हीट कहाँ से लेंगे, एटमॉस्फेयर से लेंगे। तो वातावरण की जो हीट होगी, जो ऊष्मा होगी, वो क्या होगी, कम हो जाएगी। ऊष्मा कम हो जाएगी तो इसका मतलब है ठंड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जिस समय ओले गिरते हैं उस समय तो इतनी ठंडक नहीं होती है, लेकिन दूसरे दिन जब धूप निकलती है तो उस समय ठंडक बढ़ जाती है। उसका कारण भी यही होता है। आई बात समझ में इस चीज को। तो एक तो ये हो गया। इसके बाद एक और एग्जांपल यहां से तुम देख सकते हो। ये तो वाटर की कहानी हो गई। वाटर की कहानी में ही एक चीज और आती है। एक वीडियो तुम लोग को दिखाते हैं, उस वीडियो से तुम्हें काफी चीजें सीखने को मिलेंगी।
लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, नाम सुना है लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का, सुना है ना। सी ब्रिज को हम लोग क्या कहते हैं, समुद्रीय समीर, और लैंड ब्रिज को क्या कहते हैं, स्थायी समीर। ठीक है, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज, समुद्रीय समीर और स्थलीय समीर क्या क्या होते हैं, उस चीज को जरा देखो। और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो किस में आता है, यही वाटर की स्पेसिफिक हीट क्योंकि सबसे ज्यादा होती है, इसलिए तुम्हें लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा होती है वाटर की स्पेसिफिक हीट। ठीक है, मतलब अगर हम लोग बात करते हैं सॉलिड में और लिक्विड में, तो सबसे ज्यादा किसकी बनती है, लिक्विड में वाटर की बनती है। ठीक है, सैंड की काफी कम होती है, हम लोगों ने देखा था। सैंड की कितनी होती है स्पेसिफिक हीट, 0.19 होती है ना। तो लैंड हम लोग कह सकते हैं भाई लैंड है, बालू होगी, मिट्टी है, मतलब सैंडी क्ले बोल दो। ठीक है, जरा ध्यान से देखो लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को बताते जाएंगे। ये समुद्र है, ये समुद्र के किनारे का जगह है। अच्छा, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज कहाँ देखने को मिलते हैं, समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं वहीं पे अपने को लैंड ब्रिज और सी ब्रिज देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए ध्यान दिया होगा कि जो समुद्र के किनारे के जो शहर होते हैं वो ना ही ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही ज्यादा ठंडे होते हैं। मतलब वो गर्मियों में उतने ज्यादा गर्म नहीं होते हैं और सर्दियों में उतने ज्यादा ठंडे नहीं होते हैं। ठीक है, उसके पीछे का भी रीजन लैंड ब्रिज और सी ब्रिज सही आता है। और इसके पीछे का जो मतलब लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को एक्सप्लेन करने का जो बेस है वो क्या है, क्योंकि वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, विशिष्ट ऊष्मा सबसे ज्यादा होती है, ऊष्मा क्षमता वाटर की सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए। ठीक, जरा ध्यान से देखो इस चीज को। चलो भाई स्टार्ट हो जाओ, लैंड ब्रिज और सी ब्रिज। मान लो तुम समुद्र के किनारे हो, ठीक है, और रेतों पर टहल रहे हो, तो क्या होगा, क्या गर्मी लगेगी भाई, पैर और सब जलने लगेंगे, क्योंकि सूरज की रोशनी पड़ रही है, समुद्र में भी पड़ेगी और यहाँ पे भी पड़ेगी। तो होगा क्या, क्योंकि ये क्या है, ये लैंड है, ठीक है, रेत है, रेत की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर के कंपैरिजन में बहुत कम होती है। तो सूरज की रोशनी से ये बहुत जल्दी क्या होगी, गर्म हो जाएगी, बहुत जल्दी गर्म हो जाएगी। तो उससे क्या होगा, तुम्हारे पैर जलने लगेंगे, पैर जलने लगेंगे तो तुम सोचोगे कि यार हम जरा पानी की तरफ चले जाते हैं। तो तुम किधर की ओर जाओगे, पानी की तरफ, इधर पानी में जाने लगोगे अपने पैरों को आराम देने के लिए, क्योंकि पैर गर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो पानी की तरफ देखो, नाना पाटेकर दौड़ रहे हैं, क्योंकि इनके पैर जो थे वो जलने लगे थे। समुद्र के किनारे ये हॉलीडे मनाने गए थे, अपना गोवा में गए थे हॉलीडे मनाने, इनके पैर जलने लगे थे तो ये इधर टहलने लगे। उसके पीछे का रीजन भी वही है जो भी मैंने बताया, ये लैंड है, ये सी है। लैंड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, समुद्र मतलब पानी है तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होगी। तो ये जल्दी गर्म हो जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा तो पैर जलने लगेंगे, तो हम किधर की ओर जाने की कोशिश करेंगे, पानी में जाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, हमेशा याद रखना इस चीज को। वहीं से लैंड ब्रिज और सी ब्रिज का कॉन्सेप्ट आप समझ पाएंगे सही तरीके से। तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की बहुत ज्यादा होती है, लैंड की बहुत कम होती है। तो लैंड को जैसे ही यहाँ पे क्या होगा, सूरज की रोशनी मिलेगी, इसको ऊष्मा मिलेगी, हीट मिलेगी, ये तुरंत क्या होगा, गर्म हो जाएगा, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, पैर जलने लगेंगे। चलो भाई आगे बढ़ाओ, अब चलो आगे बढ़ाओ। तो अब सी ब्रिज क्या होता है, जरा ध्यान से देखना। सी ब्रिज होता क्या है कि हमेशा याद रखना समुद्र के किनारे ही अपने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे एक लैंड होता है, एक तरफ सी होता है। ठीक है, होता क्या है, क्योंकि लैंड जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, और लैंड यानी मिट्टी जो होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। तो ये जो होगा वो देर से गर्म होगा और ये जो होगा वो जल्दी गर्म हो जाएगा। तो इसका हीटिंग प्रोसेस बहुत स्लो होता है और इसका हीटिंग प्रोसेस बहुत फास्ट होता है। ठीक है, तो ये देर से गर्म होगा, ये जल्दी गर्म हो जाएगा। उसके पीछे का रीजन क्या होता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। ठीक है,
इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। अब हुआ क्या भाई, हो गई ये गरम गरम हो गए। आगे देखे जरा, सूरज चाचू ने गरम कर दिया लैंड को, और पानी को तो गरम ना कर पाए क्योंकि पानी की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी। चलो भाई आगे बढ़ो। हाँ, ये वाला फिगर जरा अपने को देखना है। अब देखो हुआ क्या, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा थी तो इसको तो गर्म नहीं कर पाए, लेकिन इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम थी तो ये तो जल्दी गर्म हो गया। अब जब ये गर्म हो गया तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बनेगा और यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बनेगा। कैसे? क्योंकि इसके ऊपर की जो हवा थी, लैंड के ऊपर की जो हवा थी वो क्या हो गई, गर्म हो गई। हवा जब गर्म हो जाती है तो गर्म हवा क्या होती है, ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ क्यों उठती है? क्योंकि वो हल्की हो जाती है, हल्की हवा होती है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है, यानी उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, डेंसिटी कम हो जाती है यानी वो उसका प्रेशर भी कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है तो वो ऊपर की तरफ उठती है। ऊपर की तरफ जो गर्म हवाएं हैं जो ऊपर की तरफ उठती है तो यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन जाता है। और क्योंकि यहाँ की जो हवा थी, इसके समुद्र के ऊपर की जो हवा थी, क्योंकि समुद्र का पानी तो गर्म हो नहीं पाया क्योंकि उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा थी, वो गर्म नहीं हो पाया। जब वो गर्म नहीं हो पाया तो उसके ऊपर की जो हवा थी वो भी गर्म नहीं हो पाई, यानी वो हवा भारी हवा थी, भारी हवा थी तो उसकी डेंसिटी ज्यादा थी, डेंसिटी ज्यादा थी तो उसके प्रेशर भी ज्यादा था, यानी यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन गया, यहाँ पे लो प्रेशर जोन बन गया। ठीक है, तो लो प्रेशर जोन कब बनता है, हाई प्रेशर जोन कब बनता है, ये अपने को पता होना चाहिए। आगे देखो, उससे होता क्या है, ये लो प्रेशर जोन और हाई प्रेशर जोन बनने के बाद होता क्या है, यहाँ पे हॉट एयर है, यहाँ पे कोल्ड एयर है, तो यहाँ पे प्रेशर कम होगा, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा होगा। तो होता क्या है कि हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ट्रांसफॉर्म होता है, हमेशा हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब जैसे अभी मैंने बताया था कि हमेशा हीट जो होती है वो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ ट्रांसफर होती है। ये एक फिनोमिना है फिजिक्स का, मतलब फिजिक्स में जितने भी फिनोमिना होते हैं वो सब ऐसे ही होते हैं, हाई टू लो। ठीक है, कब तक, जब तक दोनों बराबर ना हो जाए तब तक वो ट्रांसफर होता रहेगा। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होता है कि ये जो हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा चलती है। तो होता क्या है, दिन के समय में ये जो सी ब्रिज होता है ना वो दिन के समय होता है और जो लैंड ब्रिज होता है वो रात के समय में होता है। इसमें भी बच्चों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है। सी ब्रिज मतलब सी से हवा चल रही है लैंड की तरफ, ठीक है, तो सी से जब हवा चलती है तो वो दिन में चलती है और लैंड ब्रिज जो होता है वो रात में होता है। ठीक, तभी ये सब दिन की बातें हो रही हैं। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या होगी, ये विंड जो होगी वो चलने लगेगी, जो हवा होगी वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलने लगेगी। एक चीज तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा कि जैसे मान लो कि 4 मंजिला का मकान है और नीचे से पानी जो है वो ऊपर टंकी में भरना होता है, यही होता है ना, पानी आता है ग्राउंड फ्लोर में, उसको टंकी में भरना होता है, तो क्या करते हो, मोटर लगाते हो। मोटर क्यों लगाते हो, क्योंकि तुम्हें नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, यानी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। ठीक है, तो हाई प्रेशर देना है, पानी को हाई प्रेशर देना है तो मोटर लगाते हैं, उससे उसको हाई प्रेशर मिलता है, फिर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ पानी जो होता है वो चढ़ने लगता है। तो यहाँ पे होता क्या है उसके बाद, अब जरा इस चीज को जरा थोड़ा भाई जल्दी बढ़ो। हाँ, ये मेरे को तुम्हें बताना था, ओ पीछे चलो, बस यहीं पे रुक जाओ। देखो होता क्या है कि ये जो गर्म हवाइयां होती हैं ये तो ऊपर की तरफ चल रही हैं, ठीक है, और अब ये ऊपर की तरफ कहीं चली नहीं जाती हैं, ऐसा नहीं होता कि कहीं अंतरिक्ष में चली गई फिर वापस नहीं आएंगी। अब ध्यान से सुनना, जो यहाँ से गर्म हवा उठी वो ऊपर की तरफ गई, ऊपर की तरफ वो जब गर्म हवा गई, अरे तुम नीचे उतरो, तुम कहाँ से आ गए हो भाई, ये क्या हो गया, चलो मैं इसको छूऊंगी नहीं, छूने से ही खराब हो जाता है ये। तो गर्म हवाएं जो है वो ऊपर की तरफ गई, ठीक है, जब वो गर्म हवा ऊपर की तरफ जाएगी तो ऊपर का जो टेम्परेचर है वो क्या है, ऊपर की तरफ जा रही है,
तो एनर्जी लॉस होगी, उसकी एनर्जी लॉस होगी तो उसका टेम्परेचर क्या होगा, कम हो जाएगा। टेम्परेचर कम हो जाएगा तो वो हवा क्या हो जाएगी, गर्म हवा की बजाय ठंडी हवा में कन्वर्ट हो जाएगी। ठंडी हवा क्या होती है, भारी होती है, भारी जो चीज होती है वो नीचे की तरफ गिरेगी। तो होता क्या है कि ये गर्म हवा जो ऊपर की तरफ जाती है, ये ड्यू टू कोरियोलिसिस फोर्स, तो कोरियोलिसिस जो बल लगता है, क्योंकि अपनी अर्थ क्या है, घूम रही है, अर्थ घूम रही है वेस्ट से ईस्ट की तरफ, तो होता क्या है कि ये जो गर्म हवाइयां होती है ये एकदम अंतरिक्ष में नहीं गायब हो जाएंगी, ठीक है, ये किधर होंगी, इस तरफ से फिर वापस इस तरफ आएंगी, क्योंकि अब ये ठंडी हो चुकी होती है, ऊपर जाने पे ठंडी हो जाएंगी, ठंडी हो जाएंगी तो ये वापस क्या होंगी, फिर ये नीचे आती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ ठंडी हवाइयां है। और ये जो साइकिल होता है ये चलता रहता है, यानी ये सी से लैंड की तरफ ठंडी हवाइयां आती रहती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं वो दिन के समय में ज्यादा गर्म नहीं हो पाते हैं, ठंडे रहते हैं, ठीक है। दिन के समय, जैसे मुंबई हो गया, मुंबई कभी जाना तो वो दिन के समय में भी क्या होगा, उतना ज्यादा गर्म नहीं होगा। जो गर्मी आपको यहाँ मिलती है ना इलाहाबाद में, वो गर्मी आपको मुंबई में नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये है कहानी किसकी, सी ब्रिज की। और यही कहानी है कि समुद्र के किनारे जो शहर होते हैं वो दिन में भी ज्यादा गर्म नहीं होते हैं गर्मियों के मौसम में। अब बात कर लेते हैं किसकी, लैंड ब्रिज की, ठीक है। चलो भाई अब बढ़ा दो तुम आगे इसको। हाँ, लैंड ब्रिज जो होता है वो कहाँ होता है, वो रात में होता है। लैंड ब्रिज जिसको हम लोग बोलते हैं स्थलीय समीर, वो कहाँ अपने को देखने को मिलता है, रात में मिलता है देखने को, ठीक है। रात में क्या हो गया, टेम्परेचर कम हो गया। अब टेम्परेचर जब कम हो गया तो ये है तुम्हारा शहर, ये है समुद्र, ठीक है। तो समुद्र का पानी जो होता है रात के समय में क्या होगा, समुद्र का पानी, क्योंकि जो पानी है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है ना, तो वो उतनी जल्दी ठंडा भी नहीं हो पाएगा। जो चीज जितनी जल्दी गर्म नहीं हो सकती वो उतनी जल्दी ठंडी भी नहीं हो सकती है। और दिन में जब वो गर्म हो जाती है तो रात में उतनी जल्दी ठंडी हो नहीं पाती है, ठीक है। रात में क्या होता है कि ये क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, ये रात में क्या होता है, जल्दी ठंडा हो जाएगा। अब जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो उससे होता क्या है, उस चीज को भी जरा देखते हैं। जब ये जल्दी ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे हाई प्रेशर जोन बन जाएगा और यहाँ पर लो प्रेशर जोन बन जाएगा। हाई प्रेशर जोन यहाँ पे जो बना, उससे होगा क्या कि यहाँ के ऊपर की जो हवा होगी वो क्या होगी, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी, क्योंकि उसका टेम्परेचर क्या है, कम है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी। डेंसिटी ज्यादा होगी तो उसमें हाई प्रेशर होगा। जो समुद्र है उसके ऊपर की जो हवा है वो क्या है तुम्हारी, वो लो प्रेशर जोन पर है। लो प्रेशर जोन कैसे आखिर का पता चला, क्योंकि रात के समय हुआ क्या कि ये तो बहुत जल्दी ठंडा हो गया, क्योंकि यहाँ तो सैंड थी, वो तो बहुत जल्दी ठंडी हो गई। लेकिन जो अपना पानी था तो इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, इसको ठंडा करने में भी उतना टाइम लगेगा। जिस चीज को गर्म करने में जितना ज्यादा समय लगता है उस चीज को ठंडा करने में भी उतना ही ज्यादा समय लगता है। तो ठंडा करने के लिए इसमें से हीट निकालनी पड़ेगी। अब जब रात के समय में इसमें इतनी जल्दी ये ठंडा भी नहीं हो पाया, ठंडा नहीं हो पाया यानी इसके ऊपर की हवा जो थी वो अभी गर्म थी इसके कंपैरिजन में, तो इसके ऊपर की हवा का गर्म थी तो ये हवा किधर होगी, यानी ये हवा जो गर्म हवा है यानी इसकी डेंसिटी कम है, इसका प्रेशर कम है। कम प्रेशर की जो हवा है जिसकी कम डेंसिटी है वो ऊपर की तरफ उड़ जाएगी। ऊपर की तरफ उड़ जाएगी तो कहीं उधर तो जाएगी नहीं, तो ये फिर वही वाला फिनोमेना लगेगा कि ये ठंडी होगी, ऊपर जाके इसका टेम्परेचर कम होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो इधर से इधर फ्लो करेगी। और ये यानी रात के समय में जो हवा चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर यानी लैंड से सी की तरफ चलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लैंड ब्रिज कहते हैं, स्थलीय समीर कहा जाता है। इसीलिए रात के समय में समुद्र के किनारे वाले जो शहर होते हैं वो जल्दी ठंडे हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि यहां से यहां हवा चल रही है, अब जल्दी ठंडे हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पे रहना बढ़िया होता है, क्योंकि ये ना ही गर्मियों में ज्यादा गर्म होते हैं और ना ही सर्दियों में ज्यादा ठंडे होते हैं। आई बात समझ में? चलो भाई खत्म करो इस टॉपिक को, वापस हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं। तो ये लैंड ब्रिज और सी ब्रिज
काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा यूजफुल क्या है, तुम्हारा वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सबसे ज्यादा होती है, इसीलिए हम लोग लैंड ब्रिज और सी ब्रिज को पढ़ पाते हैं और समझ पाते हैं। इसके बाद एक चीज तुमने और देखी होगी कि जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है और रात में उतनी ही ज्यादा ठंडी होती है। उसके पीछे का रीजन क्या है, रेगिस्तान में तुम्हें क्या मिलती है, बालू, सैंड। तो रेगिस्तान में होता क्या है कि जो बालू होती है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। तो दिन में जो सूरज की रोशनी मिलती है उससे ये क्या होती है, बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। अब जब ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है तो इसके आसपास का जो एटमॉस्फेयर होगा वो भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। तो दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है रेगिस्तान में, ठीक है। रात में क्या होगा, रात में क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है, जिसकी वजह से ये बहुत ही जल्दी क्या करती है, हीट को लॉस कर देती है। हीट लॉस होकर कहाँ जा रही है, एटमॉस्फेयर में, ठीक है, रात में ठंड की वजह से। तो ये क्या होती है कि ये बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए रेगिस्तान में दिन में बहुत गर्मी पड़ती है और रात में बहुत ठंडी पड़ती है, ठीक है। इसीलिए हम लोग बालू का इस्तेमाल करते हैं। जब तुम लोगों ने ध्यान दिया होगा, बाहर वो चना वाला आता है ना, पॉपकॉर्न वाला आता है, मटर भूंजता है, पॉपकॉर्न भूंजता है, किसमें भूंजता है, बालू में भूंजता है, क्योंकि इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत कम होती है। बहुत कम ऊष्मा देने पर ही ये बहुत जल्दी गर्म हो जाती है और इसमें हम लोग चना वगैरह सब जल्दी भूंज लेते हैं, ठीक है। अब वहां पे अगर हम कोई दूसरा सब्सटेंस यूज करें जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, वही सारी ऊर्जा खा जाएगा, उसको गर्म करने में बहुत टाइम लगेगा, तो गर्म ही जो चीज जल्दी नहीं हो पाएगी वो दूसरे को क्या भूंजेगी, ठीक है। इसलिए बालू का इस्तेमाल किया जाता है। आजकल नमक का भी इस्तेमाल किया जाता है इस चीज को भूंजने के लिए। तो हम लोगों ने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे काफी एग्जांपल्स को यहाँ पे कर लिया है। और एक चीज मैं जरा देख लूं, ज्यादा लंबा तो नहीं, और हाँ लंबा हो गया भाई लेक्चर, इसलिए ज्यादा इसको लंबा नहीं खींचेंगे, इस लेक्चर को यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मिल जाएगा। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिस मटेरियल की जितनी ज्यादा होती है उसको गर्म करना उतना ही कठिन होता है, और वो मटेरियल अगर एक बार जल्दी गर्म हो गया तो उसको ठंडा करना भी उतना ही कठिन होता है, मुश्किल होता है, मतलब समय लगता है। कठिन का मतलब समय लगता है, समय लगेगा गर्म करने में, समय लगेगा ठंडा करने में, ठीक है। चलो।